हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रेलवे बॉय पर। मैं बादल सर आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के मैथ का त्रिकोणमिति चैप्टर लेके आया हूं। और मैं इसमें पहले आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। मैं आप लोगों के लिए इसमें पहले फार्मूला ख़त्म करने के बाद कुछ थ्योरी, और ये फार्मूला प्लस थ्योरी दोनों अगर हम ख़त्म करते हैं तो आपका मैथ में आप खुद से बना पाएंगे सवाल को, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। लेकिन पहले मेरे साथ आप लोग बने रहें और इसके सारे फार्मूला को देखें पहले, उसके बाद इसकी थ्योरी को देखेंगे और एक नए अंदाज में पढ़ें कि बिना ये नहीं कि आपको टीचर क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए तो आप मैथ सीख गए। नहीं, आप चीज़ों को पकड़ें, कहाँ से थ्योरी आती है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है। सारे क्वेश्चन एक थ्योरी से होती है और थ्योरी आप जान लीजिए, क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद बनने लगेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th त्रिकोणमिति। तो हम लोग आज 10th शुरू करेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति। चलिए इधर लिखते हैं हम लोग, ठीक है, अलग जगह लिख लेते हैं। तो हम लोग त्रिकोणमिति शुरू कर रहे हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग आज देखेंगे त्रिकोणमिति शुरू कर रहे हैं। त्रिकोणमिति जो है बच्चों, इसमें त्रिकोणमिति है क्या? तो त्रिकोणमिति है क्या, इसको देखते हैं। तो त्रिकोणमिति जो है इसमें 3 शब्द से मिलकर बना है, त्रिकोणमिति। देखिएगा, आपको बहुत इजी तरीक़ा से समझ में आएगी और लगेगा कि नहीं सर सच में वास्तव में पढ़ा है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। त्रिकोणमिति कहा जाता है कि क्लास 10th का सबसे टफ चैप्टर माना जाता है इसे, लेकिन मैं कहता हूँ क्लास 10th का सबसे इजी और इंटरेस्टेड चैप्टर कोई में है तो ये है। क्योंकि आप लोग बच्चे जानते होंगे 2023 का क्वेश्चन देखे होंगे। 2023 में जो है इस सिर्फ त्रिकोणमिति से 40% प्रश्न पूछा गया था, सिर्फ त्रिकोणमिति से। एक चैप्टर पढ़ के 40% अंक प्राप्त किया गया था। और इसका रेशियो कितना है? अगर त्रिकोणमिति की बात करें तो 2023 में जो है सिर्फ 40% इससे आया था। और अगर रेशियो की बात करें इसे 25 से 30% हर एक ईयर में इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस चैप्टर को कहा जाता है, मतलब मान लिया जाता है कि हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। और हम लोग ऐसे बारीकी से पढ़ेंगे, आपको इंटरेस्ट जग जाएगा, इस चैप्टर को पढ़ने का मज़ा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम लोग शुरू कर रहे हैं। त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति में 3 शब्द आता है हमारे बच्चों। त्रिकोणमिति थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अच्छा चलिए पहले हम लोग शुरू ही कर लेते हैं, तब फिर आगे कुछ इसके बारे में बताएंगे। त्रिकोणमिति के जनक कौन हो गए, और फिर इसे कहा जाता है कि मैथमेटिक्स के जनक कौन है? आर्किमिडीज। मैथमेटिक्स के जनक आर्किमिडीज। और फिर त्रिकोणमिति के जनक तो हिप्पार्कस से नाम होता है उनको, वो आते हैं, हम आपको बताएंगे भी। लेकिन फिलहाल आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति में 3 वर्ड है। त्रि मतलब होता है 3 बच्चों। क्या होता है? 3। त्रि मतलब क्या होता है बच्चों? 3। कोण मतलब तो आप लोग जानते हैं, कोण होता है एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं कोण। मिति मतलब होता है माप। क्या होता है बच्चों? माप। क्या होता है? माप। हम लोग देखें त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है? 3 कोण माप। मतलब क्या हुआ? अतः हम लोग क्या कह सकते हैं? त्रिकोणमिति क्या है? तो 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति कहलाएगा। तो आप लोग त्रिकोणमिति समझ में आ गया? आप लोगों को त्रिकोणमिति समझ में आ गई क्या? अभी सर बताए क्या आप समझ में आ जाएगी? तो हम सच में बच्चों आपको कुछ नहीं बताया है, अभी इसका अर्थ बताएं। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है? त्रिकोणमिति का अर्थ होता है बच्चों 3 कोणों की माप। समझ में आ गई? अर्थ समझ में आ गई? 3 कोणों की माप, अर्थात हम लोग इस चैप्टर में 3 कोण की माप पढ़ेंगे। और 3 कोणों की माप एक त्रिभुज होता है, और त्रिभुज को हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसमें से विशेष करके आपको राइट एंगल ट्रायंगल को
मतलब देखने के लिए मिलेगा। लेकिन एक बात और आप लोगों को बताना चाहें, आखिर त्रिकोणमिति जो है ये पढ़ा क्यों जाता है? एक बात गौर करने की बात है, सर त्रिकोणमिति पढ़ा क्यों जाता है? फर्स्ट बात। सेकेंड बात, सर त्रिकोणमिति कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, एग्जाम के लिए और आगे के लिए? तो त्रिकोणमिति क्यों पढ़ा जाता है? तो पहला क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति क्यों पढ़ा जाता है? क्यों पढ़ा जाता है? पढ़ा जाता है, अगर एक पहला क्वेश्चन कहे आप जानेंगे तो इंटरेस्ट और बढ़ जाएगी। तो इसमें जो है बच्चों त्रिकोणमिति क्यों पढ़ा जाता है, बात करें तो त्रिकोणमिति विशेषकर जो है बड़ी बड़ी ऊंचाई, जैसे मीनार की ऊंचाई पता करने के लिए, जैसे कि आप कोई पहाड़ की ऊंचाई पता करने के लिए ही, और पहाड़ की ऊंचाई के साथ साथ मान लेते कोई यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे क्या है, कोई पर्वत है, हाँ कोई पर्वत है, यहाँ पे ये पर्वत है मान लिया जाए, तो इस पर्वत की ऊंचाई, किसी बिंदु से इस पर्वत की ऊंचाई क्या है इसकी पता करने के लिए, या किसी बिंदु से इस पर्वत की दूरी क्या है इसकी पता करने के लिए, या मान लेते हैं कि दो बिंदु के बीच में कोई एक नहर है, इस नहर के बीच में से पथ का पता करने के लिए, और इस तरह की बातें को हम लोग जानने के लिए, या इसके बीच के कोण का जानने के लिए, इनके बीच में बन रहा हो कोण के पता करने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति को पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं बच्चों? एक बार फिर से, त्रिकोणमिति को हम लोग पढ़ने, त्रिकोणमिति क्यों आया मैथमेटिक्स में? त्रिकोणमिति मैथमेटिक्स में इसलिए आया बच्चों क्योंकि बड़ी बड़ी ऊंचाई को पता करने के लिए बहुत ही साधारण तरीक़ों से हम लोग बड़ी बड़ी ऊंचाइयाँ और बीच की दुनिया पता कर पाते हैं। ठीक है बाबू, अब हम लोग त्रिकोणमिति को आगे पहला देख लिए क्यों पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं? तो किसी भी विशेष ऊंचाई को और उसकी मतलब चौड़ाई को, या उसको बोल सकते हैं दूरियों को पता करने के लिए। दूसरा, 2023 में तो इतना रेशियो कहा जाए तो मैथ में 10th में इतना 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आगे देखें कि बाबू क्यों पढ़ा जाता है, और एग्ज़ाम के व्यू से हम लोग देख लिए। आगे क्या इसका इम्पोर्टेंट है? इसका आगे इम्पोर्टेंट है कि आप 10th में इसको देखेंगे, 11th में भी त्रिकोणमिति है, आपको 12th में भी त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ेगा, और आपको त्रिकोणमिति जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को फेस करते हैं, तो भी आपको ये आपके पीछा छोड़ने वाले नहीं है। तो देखिए, आप जब तक पढ़ाई में लगे रहेंगे अपने लाइफ में, आपको ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है आपकी पीछा नहीं छोड़ेगी, आपको क्वेश्चन आएगा। तो क्यों ना हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करके, क्वेश्चन का आंसर जान के उसे रट के पढ़ने से बेटर है, क्यों ना हम इसे बहुत गहनता से थ्योरी और प्लस में फार्मूला के साथ हम इस तरीक़ा से पढ़ लें कि आपको सारे कुछ दिमाग में एडजस्ट हो जाए। इस तरीक़ा से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बहुत ही अच्छे से शुरू करने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हुआ आपको हम बताए कि त्रिकोणमिति का अर्थ है 3 कोणों की माप। समझ में आ गई क्या? क्या समझ में आ गई आपको? 3 कोण, अर्थ क्या हुआ? त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ 3 कोणों की माप, त्रिकोणमिति कहलाता है। आपको हम विश्वास करते हैं इसका अर्थ समझ में आ गया कि हम लोग 3 कोणों की माप, अतः हम लोग क्या देखेंगे इसमें? 3 कोणों की माप देखेंगे। अब किस 3 कोणों की माप देखेंगे तो उसको देखते हैं। तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग? मिटाते हैं। चलिए देखते हैं। अब त्रिकोणमिति का अर्थ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं आगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग ज़्यादातर जो है 3 कोण देखेंगे। तो किस कोण को? इसमें हम लोग को कौन देखना पड़ेगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या होता है इसको हम बताएंगे अच्छे से आपको। पहले इतना जान लीजिए कि आपको जो है इसमें एक समकोण त्रिभुज को पढ़ना है। 3 कोणों की माप तो पढ़ना ही है, इसमें आपको समकोण त्रिभुज को पढ़ना है। समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज क्या होता है फिर इसको देखेंगे हम लोग। उसके बाद आगे भी हम लोग इसको अच्छे तरीक़ा से देखेंगे। तो समकोण त्रिभुज को पढ़ना है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक लंब होता है बाबू, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। क्या बोले हम फिर से? अभी इसका परिभाषा भी बताएंगे, आपको समझ में भी बहुत अच्छे तरीक़ा से आएगी। फिलहाल अब इतना जी त्रिकोणमिति में हम लोग किस त्रिभुज को ज़्यादातर पढ़ेंगे?
तो हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज को पढ़ना है, समकोण त्रिभुज को पढ़ना है। समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होती है। हाँ, एक होता है कर्ण, क्या बोलेंगे, कर्ण। एक होता है आधार, क्या होता है बाबू, आधार होता है, बेस। एक होता है लंब, एक क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है लंब, परपेंडिकुलर। क्या होता है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, आधार को बेस। आधार आप लोग जानते होंगे घर को बनता है, घर बनता है तो नीचे क्या बेस देता है, तो पिलर देते हैं, बेस। तो वही बोलते हैं, उसको बोलते हैं आधार। तो घर का आधार क्या है, हम लोग का पिलर है, बेस है वो। तो बेस जो बीम बोलते हैं, तो ये हो गया बेस आधार, और ये हो गया लंब। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। एक बार मेरे साथ बोलेंगे आप लोग, कर्ण को हाइपोटेनियस, कर्ण को हाइपोटेनियस, ठीक है। और फिर आधार को बेस, आधार को क्या बोलेंगे, बेस। और फिर लंब को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, लंब को परपेंडिकुलर। इसको कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बेस। इतना समझ आ गई। अब आगे हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज होती क्या है, समकोण त्रिभुज क्या होती है, हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग पॉइंट लेंगे, समकोण त्रिभुज लिखेंगे। क्या यहाँ ये आ रही है आप लोगों को, क्या ये आ रही है, हाँ आ रही है आप लोगों को। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, समकोण त्रिभुज। क्या लेंगे, एक पॉइंट, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना। अब आप लोग हेडिंग देंगे यहाँ पे, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। एक काम करते हैं हम लोग नीचे लिख देते हैं, क्योंकि अगर इस रेशियो से यहाँ जगह बन रही है तो बढ़िया है कि हम लोग आगे भी उधर पढ़ पाएंगे। तो समकोण त्रिभुज को क्या बोलेंगे हम लोग बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ लिख दें क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप लोग इसको लिखेंगे, समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, 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 राइट एंगल ट्रायंगल। लिख लिया क्या। अब ये होता क्या है, तो हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है बाबू, कि वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या होता है बाबू, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए आप ये समझने का कोशिश करेंगे, क्या करेंगे आप लोग, अभी समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए आप लोगों को तो फिगर अच्छा से बना दें, मार्कर देख रहे थे, मार्कर कौन सा यूज करें कि ये सब चलेगा। देखिए समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, समकोण हो, एक कोण समकोण हो, मतलब 90 डिग्री के बराबर हो। समकोण क्या होता है, आप लोग पहले एक वर्ड इसमें है, समकोण त्रिभुज में एक वर्ड है, देखिए समकोण त्रिभुज में एक वर्ड है। देखिए हम आपको इस लेवल से पढ़ाएंगे कि आप जीरो हैं, आपको हीरो तक लेके जाना है। आपको ये नहीं मानना सर आप छोटी छोटी बातें पढ़ा रहे हैं सर, नहीं, आपको अगर पढ़ा रहे हैं आपको एक्सेप्ट करना है, जीरो टू हीरो का सफ़र। तो समकोण त्रिभुज में एक वर्ड है समकोण। क्या है बाबू, समकोण। तो समकोण किसे कहते हैं, तो वैसा कोण, ये ग्रीन थोड़ा सा कम दिख रहा है, यहाँ पे हम तो दूसरा यूज कर लेते हैं। तो समकोण क्या है, समकोण क्या है, तो ये समकोण क्या है, वैसा कोण, वैसा कोण जिसका, वैसा कोण, वैसा कोण जो 90 डिग्री से 90 डिग्री हो। सिंपल सी बात है, बात करें समकोण क्या है, वैसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, के बराबर हो।
वैसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो। वैसा कोण आप लोग पढ़े होंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का होता है। तो कोण के आधार पर त्रिभुज बताया होगा, न्यून कोण, वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे 90 डिग्री, और इससे छोटा भी पढ़े होंगे, एक 90 डिग्री पढ़ेंगे, इससे बड़ा पढ़ेंगे। 90 डिग्री से छोटे के कोण को न्यून कोण, 90 डिग्री से बड़े के कोण को अधिक कोण, और 90 डिग्री के कोण को सम कोण। तो वैसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण, छोटा हो तो न्यून कोण, और बड़ा हो तो इससे अधिक हो तो अधिक कोण, और इसी के बराबर हो तो सम, इसी के बराबर हो तो सम कोण। ठीक है, इस सम मतलब होता है बराबर। तो क्या हो गया, इसी के सम हो तो सम कोण। ठीक है, तो आप लोग अभी देखेंगे तो सम कोण क्या है, जो 90 डिग्री के बराबर हो, सम कोण। ठीक है, और त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज आप लोग जानते हैं, त्रिभुज आप लोग जानते हैं, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र, 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या बोलेंगे बाबू, त्रिभुज कहते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में क्या आ गई क्या। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, इसमें 3 कोणों की माप पढ़ेंगे, 3 कोणों की माप पढ़ेंगे। एक कोण क्या होगा, समकोण होगा, अर्थात 90 डिग्री के बराबर होगा। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, ऐसा वैसा उसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, मतलब 90 के बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अभी आपको हम समकोण अलग बताए, त्रिभुज क्या अलग बताए। तो समकोण क्या हुआ, 90 के बराबर हो, त्रिभुज में 3 भुजाओं से घिरा हुआ हो। तो देखिए एक कोण 90 के बराबर है और ये 3 भुजा से घिरा हुआ है, इसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का परिभाषा हम लोग देखेंगे एक बार में। हम लोग समकोण अलग देखे थे और त्रिभुज अलग देखे थे। अब समकोण त्रिभुज क्या है डायरेक्ट देखें तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। तो अब बहुत बड़ी बातें पढ़ा दिया आपको क्या सर, नहीं सर कुछ बड़ी बातें नहीं पढ़ाएं, फिर भी उसको आपको कंसेप्ट समझ में आएगी। टेंशन लेने की बात बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम लोग समझते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। त्रिकोणमिति, ठीक है ना। हाँ, ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं त्रिकोणमिति को, ट्रिगोनोमेट्री। मेरे साथ बोलेंगे आप लोग, त्रिकोणमिति को क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, कुछ बच्चे हमारे बिहार बोर्ड के ऐसे भी हैं जो उन्हें मतलब इंग्लिश कम आ पाती है, समझ में आती है। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं, इसको अच्छे से आती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को देखेंगे। समकोण क्या है हम ये देखें, वैसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण हो गया ये। और त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरे हुए, तो एक समकोण हो और 3 भुजाओं से घिरे हुए हो, उसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज क्या हो गया, वैसा त्रिभुज इसका एक कोण क्या हो, एक कोण जो है, एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो। एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो। एक कोण क्या हो, समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो। बाकी 2 कोण क्या होता है, बाकी 2, एक 90 हो गया तो बाकी एक किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना। सर आप लोग बच्चे में पढ़े थे, तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इसका भी और इसका भी
बात करें तो इस 180 डिग्री होता है। ये अकेले 90 हो गया, तो ये दोनों मिलके कितना होगा, ये भी, ये दोनों मिलके कितना होगा, ये दोनों मिलके कितना होगा, ये दोनों मिलके तब 90 होगा, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 90 होगा। अब 90 में से 2 भाग बटेगा तो पक्का है कि 45-45 होगा, लेकिन हम लोग जानते तो नहीं 45-45 होगा या 60-30 होगा। इसीलिए तो एक कोण तो फिक्स होता है 90 होगा, बाकी 2 कोण क्या होगा, जो भी होगा 90 से छोटा ही होगा ना। इसलिए ये दोनों 2 कोण जो होता है, एक न्यून कोण होता है, एक समकोण, 2 कोण न्यून कोण। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गई होगी, हम विश्वास करते हैं। समकोण त्रिभुज क्या है, वैसा त्रिभुज इसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। बाकी 2 कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। 90 डिग्री से छोटा होगा तो क्या होगा, न्यून कोण होगा। बात समझ में आ गई क्या, आगे बोलते हैं। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री देख रहे थे, इसमें हम लोग क्या देखे, हमको देखे समकोण त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री के बराबर हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं समकोण त्रिभुज में क्या क्या होती है। समकोण त्रिभुज में एक लंब होती है, एक आधार होती है, एक कर्ण होती है। अभी हम जस्ट चर्चा किए थे, समकोण त्रिभुज में एक हम लोग को देखना पड़ेगा लंब, एक आधार और एक कर्ण। ठीक है, हम लोग को देखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज। क्या वीडियो बन रहा है क्या, हाँ वीडियो चल रही है अच्छी तरह से। बीच बीच में देखना पड़ता है क्योंकि हम अकेले आप लोगों के लिए क्या बन जाते हैं, टीचर भी होते हैं, और कभी कभी कैमरा के पीछे आगे पीछे क्या चल रहा हो तो उसे भी हमको देखना पड़ता है। अभी स्टाफ नहीं रखे हैं, तो स्टाफ मैडम जी बहुत जल्द आ जाएगी स्टाफ के लिए, कुछ दिन के लिए। चलिए तो क्या है त्रिकोणमिति। अभी मेरी मैडम जी घर पे है, मतलब वो वहाँ पे रह के पढ़ाई कर रही है, और हमें तो यहाँ पे चेन्नई में, तो समझ रहे हैं कुछ बच्चे इसमें जान भी रहे हैं, और जो न्यू बच्चे हैं वो नहीं जान रहे हैं। तो मेरी जॉब होने के कारण हम बाहर मतलब शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए हम ऑनलाइन, पहले हम लोगों का ऑफलाइन चलता था, बहुत ही अच्छा तरीका से चल रहा था, तो हम बाहर शिफ्ट हो गए। तो कुछ बच्चों की मांग थी ऑनलाइन आना, और मुझे भी शौक़ था, जॉब करते हुए पढ़ाते रहने का शौक़ मुझे भी थी, इसलिए मैं जॉब करते हुए पढ़ाते रहने का शौक़ के कारण मैं भी ऑनलाइन आया हूँ। और फिलहाल अभी वाइट बोर्ड पे हूँ, उतनी सामर्थ्य नहीं है डिजिटल बोर्ड, लेकिन आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहा तो मैं आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड पे भी आएंगे। वो खैर दूर की बात है, सपना है। अभी इधर देखिए, तो हम लोग ये समझ में, हम लोग को समझ में आ चुकी है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब तक हम इसको नहीं तो मिटाते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप मिटाते हैं, ठीक है। मिटा दें क्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोग अच्छे से, हम जैसे वाइट बोर्ड से उधर हटते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों को एक चीज़ तो समझ में आ गया, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, 3 कोणों की माप। इसमें क्या पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज को पढ़ेंगे। समकोण त्रिभुज होता क्या है, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री या समकोण के बराबर हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब समकोण त्रिभुज हम लोग क्या कर लिए हैं, देख चुके हैं। हम लोग समकोण त्रिभुज क्या कर लिए हैं, देख चुके हैं। समकोण त्रिभुज को हम लोग देख चुके हैं। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे सर जी, तो हम लोग आगे देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में आगे देखेंगे समकोण त्रिभुज के आगे की बात करें हम लोग, तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि एक होती है लंब, एक होती है कर्ण। ये है समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा जो आपको दिख रहा है, सबसे बड़ी भुजा, ये कभी बदलती नहीं है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण होती है, और ये कभी बदलती नहीं है। क्या समझ में आ गई आपको, क्या समकोण त्रिभुज की, क्या आपको ग्रीन दिख रहा है कि ग्रीन ब्लैक ही दिख रहा है? नहीं, आपको ग्रीन ही दिखता है, लेकिन ब्लू ब्लैक में पता नहीं चलता होगा।
तो आपको समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण कहलाती है। क्या बोले हम, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियोस, हाइपोटेनियस। समझ में आ गई क्या? तो आपको समकोण त्रिभुज का परिभाषा समझ में आ गई थी। अब भुजा, कर्ण क्या है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। बाकी रहा ये आधार, कभी ये आधार भी बन जाता है, कभी ये लंब बन जाता है। ये दोनों जो होता है, बाकी दो भुजा जो होती है ये बदलते रहता है। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो कभी बदलता नहीं है, बाकी ये दोनों आपस में बदलती रहती है। क्यों बदलती है? क्योंकि हम जिस कोण को लेते हैं उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है। ठीक है, दो न्यून कोण होता है ना, एक ये न्यून कोण होती है, एक ये न्यून कोण होती है। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण, इस न्यून कोण के सामने वाले भुजा लंब, इस, तो अगर हम बात करें इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब है, तो अब बताइए एक न्यून कोण और है, ये न्यून कोण हो गया। अब इसके बताइए, इसके सामने, इस कोण के सामने की भुजा कौन है? तो बोलेंगे आप सर इस कोण के सामने की भुजा ये है। तो इस कोण के लिए, इस कोण के लिए ये क्या हो गया, लंब, क्योंकि, और इस कोण के लिए, सॉरी, इस कोण के लिए ये हो गया लंब, परपेंडिकुलर है। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या देखें हम लोग कि किसी भी न्यून कोण के सामने वाले भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर, लंब होती है। किसी भी न्यून कोण के सामने वाले भुजा लंब होती है। अभी आपको हम लंब सिखा रहे हैं, कर्ण सिखा दिए हैं। कर्ण क्या सिखा है कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा जो होगी हमेशा कर्ण होगी। एक और समकोण त्रिभुज ले लें, आपको एक और ले लिए। अब बताइए कर्ण कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे सर सबसे बड़ी भुजा क्या है, इन दोनों में से ये बड़ी भुजा है, ये क्या होगा, हमेशा कर्ण होगा। कर्ण बदलेगा क्या? नहीं सर, कर्ण नहीं बदलता है। एक बार फिर से इसको मिटा दें, एक और लेते हैं। आप बताएंगे, हम आपको ये मान के पढ़ा रहे हैं आप जीरो हैं, आपको किस सफ़र तक तय करना है, हीरो तक। अब एक और आप लेंगे, अब ये ले लिए हम, अब इसके बारे में आप बताएंगे कि ये क्या है, कर्ण है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण है। आप एक और ले लिए हम समकोण त्रिभुज, ये ले लिए समकोण त्रिभुज, और यहाँ पे 90 डिग्री है। तो आप बताएंगे कर्ण कौन सा है? तो ये समकोण के सामने वाली भुजा क्या होगा, कर्ण, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण। बाकी लंब और आधार की बात है, लंब और आधार की बात है। तो लंब के लिए आपको क्या बोले हम, लंब के लिए यही बोले हैं कि किसी भी न्यून कोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण, तो किसी भी न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, किसी भी न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी, उस समकोण त्रिभुज का लंब होगी। क्या बोले, एक बार फिर से देखते हैं। इस त्रिभुज के लिए हम लोग देखें कि इस कोण के लिए ये लंब थी और ये तब आधार हो जाएगी। इसी एंगल के लिए ये आधार और इसी एंगल के लिए ये सामने वाली भुजा लंब। तो अभी आपको आधार नहीं सीखना, आपको लंब सीखना है। लंब क्या बोले, किसी भी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण, किसी भी न्यून कोण के सामने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो इसके लिए ये हो गया लंब। एक त्रिभुज और बनाते हैं, एक त्रिभुज क्या करते हैं और बनाते हैं। एक त्रिभुज देखते हैं हम लोग इस तरीक़ा से बनाते हैं। आप लोग बताएंगे ये समकोण भुजा हो गया, इसमें से
ये कर्ण हो गया, सबसे बड़ी भुजा, ये क्या होगा, कर्ण। अब इस कोण के लिए बताएंगे कौन सा लंब है, तो आप बोलेंगे सर इस कोण के सामने चलिए, इस कोण के सामने कौन सी भुजा आ रही है, ये भुजा। इस कोण के लिए ये भुजा क्या होगा, लंब। एक त्रिभुज और बनाते हैं। बताइए, ये समकोण अगर है, ये क्या है, समकोण अगर है, और ये सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। ये तो कर्ण कभी बदलती नहीं है। लेकिन आप बताएंगे कि इस कोण के लिए, इस कोण के लिए लंब कौन सा है, तो बोलेंगे सर इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होगी। इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये क्या होगी, लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या आपको इतना समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई क्या, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब कहलाती है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो कौन सा लंब होगा, अगर हम इसकी बात, इस कोण के लिए बात करें तो इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, इस कोण के सामने वाली भुजा ये वाला है। इस कोण के लिए ये क्या होगा, लंब होगा। क्या होगा, लंब होगा। क्या आपको सच में समझ में आ गई क्या, लंब। तो परिभाषा लिख लीजिए, आप परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए। कर्ण का हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का, तो आप बताएंगे हाइपोटेनियस क्या होता है, आप बताएंगे कि हाइपोटेनियस क्या होता है, आप बताएंगे कि हाइपोटेनियस क्या होता है। तो हम आपको हाइपोटेनियस के बारे में बताए। कर्ण क्या होता है, कर्ण क्या होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। समझ में आ गया क्या, सबसे किसी भी समकोण त्रिभुज के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो अब हम लिख दें यहाँ पे क्या, समकोण त्रिभुज में कोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कर्ण, हाइपोटेनियस, शॉर्ट में एच लिखेंगे, ठीक है, कर्ण कहलाती है। तो आप लोग लिख लेंगे हाइपोटेनियस कर्ण, हाइपोटेनियस कर्ण, हाइपोटेनियस कर्ण। तो क्या देखें हम लोग, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है बाबू, कर्ण कहलाती है। तो ये कभी बदलती नहीं है। एक बात और लिख लीजिए इसमें, निशान देखिए, कर्ण कभी बदलती नहीं है, कर्ण कभी बदलती नहीं है, कर्ण कभी बदलती नहीं, कर्ण कभी बदलती नहीं है। क्या आपने लिख लिया क्या, हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अगर नहीं भी लिए हैं तो एक बार और आगे देखते हैं, उसके बाद लिखेगा। कर्ण हम लोगों ने देख लिया, अब आगे देखते हैं। दूसरा क्या पढ़े थे, दूसरा पढ़े थे हम लोग, सर जी हम लोग दूसरा पढ़े थे लंब। लंब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अर्थात लंब। आपको ग्रीन दिख रह गया, हाँ ग्रीन दिख रहा है, थोड़ा कम दिख रहा है, ग्रीन का यूज कम करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर लंब क्या है, देखेंगे। लंब क्या बताया आपको, किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। लिख लीजिए आप, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी
समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा, भुजा थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? लंब को पी शॉर्ट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? लंब को, लंब को शॉर्टकट में क्या लिखने वाले हम लोग? पी, पी लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग लंब कहलाती है, पी क्यों लिखेंगे? पी से परपेंडिकुलर होता है ना। तो चलिए आप ये दो हम लोग समझ में आ गई, एक समकर्ण समझ में आ गई, लंब समझ में आ गई। एक बार फिर से समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज अगर ये हम लोग बना लें समकोण त्रिभुज, तो ये मान लेते हैं हम लोग क्या है? समकोण त्रिभुज है। अगर ये देखिए दोनों पेन बराबर है, लेकिन देखिए क्या यहाँ से यहाँ तक आ रही है क्या? नहीं, जहाँ तक आएगी उसी को भुजा मानते हुए तो ये सबसे बड़ी भुजा बन जाएगी। और ये देखते हैं, दिखेगा आपको, जितना दिखेगा वही आपके लिए क्या बन जाएगा। तब देखिए, अब बताइए, अब आपको मारकर आधा लेना पड़ा इधर से, आधा लेना पड़ा इधर से, तभी ये सबसे बड़ी बन पाई और कर्ण बन पाई। देखिए इतना में इतना ही रह गया, इतना में इतना ही रह गया, कर्ण सबसे बड़ी भुजा हो गई। किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण। तो उतना नहीं, बस सिंपल सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। अब बात रही लंब का, लंब ये वाली कि ये वाली? देखिए अब ये देखिए, अगर आपको ये वाली जो हम ऊपर में ले रहे हैं, ये जो ठक ठक कर रहे हैं, इस कोण को लेते हैं, इस कोण को लेते हैं, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है? ये इस कोण के सामने वाली भुजा ये है। तो ये जो इतना भाग दिख रहा है आपको, ये लंब हो जाएगा, ठीक है। अगर इस कोण की बात करें, इस कोण की बात करें, यहाँ जो बन रहा है इस कोण की बात करें, तो इस कोण के लिए लंब कौन हो जाएगा? इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके सामने ये भुजा है, तो इस कोण के सामने वाली भुजा ये है, ये लंब हो जाएगा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। समझ में आ गई क्या? अब है आधार का, तो हम फिर हट जाते हैं। अगर आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, अगर आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नहीं लिए थे उस समय तो ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्या चल रही कैमरा? क्या? हाँ चल रही है। चलिए अब हम लोग देखें, अगर नहीं भी लिए हैं तो चलिए लिख ली, तब तक अगर नहीं स्क्रीनशॉट लेते हैं तो क्लास के साथ भी आप लिखना चाहें तो वन टाइम में दोनों चीज़ हो जाएगा आपका, वो भी कर दिया। हम हट जाते हैं, फटफट आप लिख लीजिए। उसके बाद तीसरा है आपका, क्या बोलेंगे तीसरा नंबर में? तीसरा है आधार। आधार या बेस बोलेंगे, BAS, बेस। इसको शॉर्टकट में बी लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है आधार? क्या होता है? तो किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली भुजा, न्यून कोण बनाने वाली भुजा जो है क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। पहले इसको लिख ही लेते हैं इसको, तब इसको अच्छे से समझाते हैं आपको। क्या बोले? किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज, ओह थोड़ा सा कैमरा आपका डोल चुका है मेरे पैर से, क्या ठीक? ओह गड़बड़ा, रुक जाइए थोड़ा सा, कैमरा आपका डोल गया था। चलिए ठीक आ रहा है अब। तो क्या बोले आपको कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, हाँ समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली भुजा, न्यून कोण बनाने वाली भुजा, न्यून कोण बनाने
वाली भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। आधार शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट में बोलेंगे बी, अर्थात बेस। तो आपको देखा लिखा हुआ मिलेगा बी, तो आपको समझना होगा ये क्या है? बेस है। आपको जितना बातें हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसको गौर से आप सुनेंगे तो यहीं याद हो जाएगा। तो न्यूनकोण, किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण बनाने वाली भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। आधार कहलाती है। चलिए पहले इसको समझते हैं, क्या लिख लिए पता नहीं सर, इसको समझते हैं तो समझ में आएगा आपको। ये है हम लोगों का समकोण त्रिभुज, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज। और अगर हम इसको नाम दे दें ए बी सी, और ये 90 डिग्री है सर, आपको आधार क्या होगा सर? अगर मान लिया जाए कि ये एंगल है, इसी को मानते हैं पहले, ये एंगल है, तो आप बताइए कि ये न्यूनकोण है, ये क्या है? न्यूनकोण। तो ये न्यूनकोण है, अगर इसमें कौन कौन सी भुजा है? तो आप बोलेंगे सर इसमें तो 2 भुजा है जो न्यूनकोण बन रहा है, एक ये वाली भुजा न्यूनकोण बना रहा है और एक ये वाली भुजा न्यूनकोण बना रहा है। बात तो आप राइट बोल रहे हैं बाबू, एक ये भुजा न्यूनकोण बना रही है, एक ये भुजा न्यूनकोण बना रही है, 2 ही भुजा न्यूनकोण बना रही है। तो ये भुजा क्या हो गया? ये तो सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। तो ये भुजा क्या कहलाएगा सर? तो हम क्या लिखे हैं? न्यूनकोण बनाने वाली भुजा। ये दोनों मिलके बना रहा था, ये तो बदलेगा नहीं, हमेशा कर्ण है, ये तो बदलेगा नहीं, तब बचा कौन सा? यही ना। तो ये आधार हो जाएगा, आधार। तो आधार क्या हो गया? आधार हो गया इसमें BC। आधार क्या हो गया? BC। समझ में आई क्या? नहीं, एक एग्जाम्पल और खोजने को मांगता है आपको, हम समझ रहे हैं, आपकी भावनात्मक विचार को हम समझ रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और आपको देते हैं। एक बार हम आधार के परिभाषा क्या लिखे फिर से समझिए। बोले आधार के लिए किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण बनाने वाली जो भुजा है, न्यूनकोण बनाने वाली जो भुजा है उसे आधार कहते हैं। चलिए अब मेरे साथ इधर ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं आपके लिए हम, ठीक है। ये ले लिए और यहाँ से इसको खींच दिए, ये ठीक है। और हम लोग ने देखा ये तो सबसे बड़ी विकर्ण होगी। अब देखिए हम किस कोण के लिए लेना चाहते हैं? हम इस कोण के लिए लेना चाहते हैं, इस कोण के लिए, ठीक है, इस कोण के लिए। अब बताइए इस कोण के लिए आधार कौन सा होगा? तो आप बोलिएगा सर इस कोण को तो 2 ही भुजा बना रहा है। तो हम बोलेंगे कौन कौन सा? इसको तो थोड़ा बताइएगा। तो आप बोलेंगे सर इस कोण को एक ये भुजा बना रही है, बड़ी सी भुजा। तो अब हम आपको पूछेंगे ये बड़ी सी भुजा जो आपको बना रहा है न्यूनकोण, एक ये भुजा जो न्यूनकोण बना रहा है, इस कोण को 2 ही भुजा बना रहा है, एक ये भुजा और एक ये भुजा, और ये भुजा और ये भुजा। ये भुजा तो फिक्स है सर, बदलता नहीं है, क्या है? कर्ण है। तो ये भुजा क्या होगा? आधार हो जाएगा। और हम आपको क्या लिखी बोले हैं? ये न्यूनकोण बनाने वाली भुजा। तो न्यूनकोण हमेशा 2 ही भुजा बनाएगा, 2 ही भुजा मिलके, किसी भी 2 भुजा मिलके न्यूनकोण बनेगा, लेकिन उसमें से एक भुजा हमेशा कर्ण रहेगा, दूसरा आधार। इस त्रिभुज के लिए ये हो गया आधार, ये क्या हो गया? आधार। और लंब बोले तो हम लंब का बात क्या किया, थोड़ा देखिए यहाँ पे। तो लंब की किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण के सामने वाली भुजा, तो इसी के लिए हम बात करें तो इसका सामने कौन सा हो जाएगा? इसके सामने ये होगा। तो इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में इस कोण के लिए बात करें तो इसका नाम दे दें PQR। क्या नाम दिए? PQR। तो अब देखते हैं इसी समकोण त्रिभुज PQR में अगर इस कोण की बात करें, इस कोण के लिए, कोण का नाम क्या है? PRQ के लिए, इस कोण के लिए ये जो हो गया लंब हो गया। इस कोण के लिए कोण का नाम क्या है?
पी, जिस कोण को लेते हैं उसको बीच में रखते हैं, आर क्यू, एंगल पी क्यू, पी आर क्यू के लिए इस जिसको लेंगे उसको बीच में रखेंगे, पी आर क्यू। इस कोण के लिए लंब कौन सा हो गया, इस कोण के लंब होगा, सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, लंब हो गया पी क्यू, तो लंब हो गया पी क्यू। आधार कौन सा हो गया, तो सर आधार बनाने वाला भुजा कौन कौन सा, एक ये और ये, तो आधार कौन सा हो गया, आधार हो गया ये वाला पी आर। और कर्ण कौन सा हो गया, कर्ण तो आप चाहे ये कोण लीजिए चाहे ये कोण लीजिए, कर्ण तो हमेशा क्या रहेगा, क्यू आर ही रहेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है, ये बदलती नहीं है। क्या आपको समझ में आ गई क्या आपको समझ में आ गई क्या? चलिए एक और एग्जांपल इसमें तीनों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं। तो आप पूरे को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आप विश्वास करते हैं कि आप पूरे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको इधर मिटाते हैं, ठीक है। नहीं तो आप उधर लिख सकते हैं, तब तक लिखिए। अगर इधर आप लिख चुके हैं तो उधर लिखिए, आपका जैसी इच्छा। अगर इधर आप लिख चुके हैं तो उधर आप लिखिए, तब तक कोई दिक्कत की बात, परेशानी की बात नहीं है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं। एक त्रिभुज और लेते हैं अच्छा वाला। अच्छा रेड पेन चलेगी क्या, एक बार हम ट्राई करते हैं। रेड पेन चलेगी क्या, चलेगी, लेकिन आप लोगों को शायद दिखेगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है अभी। क्या आप लोगों को रेड पेन दिख रही है क्या? इससे अच्छा ना लिखना बेटर है। देखिए आप लोगों को रेड पेन धोखा दे दिया है और अच्छा दिखने में लगता। चलिए ग्रीन से ही फिगर बनाते हैं। इसमें भी 2 बार घिसना पड़ता है तब आता है। एक ये हम लोग त्रिभुज ले लिए, ठीक है। एक हम लोग ये त्रिभुज ले लिए, इसका नाम रखिए एक्स वाई जेड। तो समकोण तो ये दिख रहा है आपको, ये तो कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम इसमें दोनों कोण के लिए, एक बार इस कोण के लिए जाएंगे कौन सा लंब आधार होगा, इस बार इस कोण के लिए जाएंगे कौन सा लंब और आधार होगा। आप कंसंट्रेट रहना है और यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब हम लोग कंसंट्रेट हो जाइए आप लोग यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। कोण लेते हैं, इस कोण को लेते हैं पहले। ये कोण कौन सा है, कोण का नाम है, जो कोण ले रहे हैं उसको बीच में रखिएगा, ठीक है। वाई एक्स जेड एंगल आप इधर से भी बीच में रख सकते हैं, जेड एक्स वाई। मज़ा नहीं यार, इधर से अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। वाई एक्स जेड इस कोण के लिए, इस कोण के लिए अब बताइए इस कोण के लिए लंब कौन सा है। तो बोलेंगे आप सर ये तो सबसे बड़ी वजह क्या है, कर्ण, ये कहीं बदलती नहीं है। तो इसके सामने कर्ण के लिए, लंब के लिए क्या बताया है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है सर जी, ये वाली भुजा सामने वाली भुजा नहीं हुआ क्या। तो आप बोलेंगे यस सर सामने वाली भुजा है, तो इस कोण के लिए सामने वाली भुजा लंब होगा। ये हो गया लंब, क्या हो गया लंब, वाई जेड। अब इसी के लिए, ये इसी कोण के लिए, कोण उसी के लिए अगर हम आधार की बात करें, आधार की बात करें तो क्या परिभाषा में लिखा है आधार के लिए, आधार के लिए परिभाषा लिखा है, आधार चुनना हो तो परिभाषा फट से दिमाग रखिए, आधार बनाने वाली भुजा। तो आधार तो ये इसके हम आधार खोज रहे हैं, इसका तो आधार कौन कौन सा भुजा बना रहा है। तो बोलेंगे आप सर एक का गजब बात करते हैं सर, आधार तो हम ये बना रहे हैं आधार और ये बना रहे हैं आधार, तो बात तो सही है। तो ये तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, बाकी यही होगा क्या होगा आधार। आधार क्या हो गया तब, आधार हो गया आपका एक्स वाई, एक्स वाई।
बाकी कर्ण के लिए सोचना पड़ेगा नहीं, कर्ण सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो क्या हो गया आपका कर्ण, क्या हो गया कर्ण हो गया, कर्ण हो गया, कर्ण हो गया वही एक्स जेड कर्ण हो गया। इस कोण के लिए हम लोग देख लिए, इस कोण के लंब सामने वाली भुजा, इस कोण के लिए आधार, इस कोण के लिए आधार क्या हुआ, कौन कौन सा भुजा बना रहा है, ये भुजा और ये भुजा मिलके बना रहे कोण। इस भुजा में तो ये तो कर्ण, ये आधार, ये कर्ण, ये आधार। अब इस कोण को लिए चलते हैं, इस कोण के लिए चलते हैं, इस सबको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब बात करेंगे हम लोग किस कोण के लिए, इसी त्रिभुज में इस कोण के लिए बात करते हैं, इस कोण के लिए। समझा गया क्या? तो कोण का नाम लिख ले क्या? हाँ सर लिख लीजिए। इस कोण को बीच में रखेंगे, एक्स जेड वाई लिखिए, वाई जेड एक्स दीजिए, सब सही है, आपका जो इच्छा है। तो हम लोग लिखते हैं एक्स जेड वाई या वाई जेड एक्स, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स जेड वाई, जिस कोण को लिख रहे हैं सिर्फ उसको बीच में रखिए आप, ठीक है। एक्स जेड वाई कोण के लिए इसमें देखेंगे हम लोग लंब आधार को खोजेंगे। तो बताइए लंब कौन सा होगा, पहले लंब खोजिए। तो आप बोलेंगे गुरुजी इसके लिए सामने वाली भुजा कौन सा हुआ, तो हम बोलेंगे बच्चा जी सामने वाली भुजा तो ये हो गया, ये लंब। तो ये कौन 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 सा है, जेड के लिए, जेड के लिए ये वाले भुजा क्या बन गया, लंब। लंब तो लंब लिखिए, लंब कौन सा भुजा बन गया बाबू, ये लंब हो गया। क्या नाम है, एक्स वाई। अब आपको बताया है आधार खोजने, इसके लिए हम आधार खोजेंगे कौन कौन सा। तो आधार का सूत्र बताएं, परिभाषा क्या बताया है, आधार बनाने वाली भुजा, बस आधार बनाने वाली भुजा यानी न्यून कोण बनाने वाली भुजा। तो न्यून कोण किस कौन कौन से मिलकर बना रहा है, ये वाला भुजा और ये वाला, तो ये तो पूरा कर्ण है, तो ये क्या होगा, आधार ही हो जाएगा। तो आधार के रूप में क्या लिखेंगे, तब आधार जो हो जाएगा एक्स नहीं वाई जेड, तो वाई जेड। अब बचा कौन सा, कर्ण। कर्ण तो हमेशा बदलता नहीं है, आपको बताया हम, समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो कर्ण चाहे कोई भी कोण लीजिए कर्ण नहीं बदलेगा। तो कर्ण क्या हो जाएगा, एक्स जेड। तो आप दोनों न्यून कोण को देखिए, चाहे एक्स के लिए देखिए या जेड के लिए देखिए, कर्ण क्या रहा, क्या बदल गया कर्ण, क्या नहीं सर, कर्ण तो नहीं बदला। कर्ण बदला क्या, कर्ण तो नहीं बदला सर। बाकी इसके लिए लंब देखिए क्या हो गया, और इसके लिए लंब देखिए क्या हो गया। तो लंब और आधार बदलते रहता है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो ये आप लोग के लिए हम दिए हैं, और एक होमवर्क देते हैं उसका इसी तरह आपको लंब और आधार कर्ण बताना है, और आपको कमेंट में लिखना है, लिख के भेजना है, ठीक है। तो लिखिए, मिटा दें क्या, चलिए मिटा देते हैं इसको। आप विश्वास करते हैं कि आप लोगों ने इसको लिख लिए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। एक आपको हम होमवर्क सीरीज में दे रहे हैं, होमवर्क के रूप में, ठीक है, सिंपल ही देते हैं। ये रहा ABC, ठीक है। एक और देते हैं, साला क्या हो रहा है, इसको यहाँ से नहीं देना था, इसको जो है थोड़ा सा चेंज करते हैं। इधर लेते हैं, ऐसे देते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका PQR, ये समकोण है, इसके लिए ये समकोण है, ठीक है। तो ABC के लिए आपको बताना है लंब आधार कर्ण, तो यही हमेशा रहेगा, बड़ा भुजा जो है कर्ण कहलाएगा। और इसके लिए मतलब इसमें जो है एंगल C के लिए बताना है आपको, एंगल C के लिए लंब आधार कर्ण।
और इसमें जो बताना है आपको एंगल आर के लिए, तो एंगल आर के लिए, इसमें एंगल सी के लिए, सी के लिए, इसके लिए आप लंबद्वारक करना बताइए इस त्रिभुज में, इसके लिए सिर्फ आर के लिए लंबद्वारक करने लिखिए और आप कमेंट में बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीक़ा से। आप लोग लगे रहिए, हम विश्वास करते हैं कि आप लोगों को हम एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में उभरेंगे। ठीक है, हाँ। और आप लोग भूल जाते हैं, क्लास तो ख़त्म हो गई है, आप लोग बोलते हैं भूल जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को अभी जस्ट तुरंत शेयर का ऑप्शन आपके नीचे दिखे है, शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, फेसबुक पे लगाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू दोस्तों। भूलिएगा नहीं, आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और अपने आप व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए अच्छे से। अब मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरे लिए ये ज़रूर करेंगे। तो आज की क्लास इतना ही, क्लास को बंद करते हैं।